नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं सौरभ कुमार शाही। ये लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है? एलए में ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें अपनी ही सरकार अपने ही लोगों पर गोलियां भी दाग रही है, अपने ही लोग पुलिस की गाड़ी भी फूंक रहे हैं, और इस सब के बीच में ट्रंप की हालत ये है कि वो बिल्कुल भी कतई शर्माते हुए नहीं ये चीज बोल रहे हैं कि वो अगर कुछ करेंगे तो बदले में हमारी कार्रवाई होगी, वो थूकेंगे, हम मारेंगे। कुछ इस तरीके के बयान उन्होंने अब देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ट्रंप अपनी ही फौज को अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों भेज रहा है? क्या स्थिति इतनी बुरी हो गई है? सौरभ कुमार शाही हमारे साथ हैं। शाही साहब, मैं चाहूंगा कि आपने जो कल अपडेट दिया था उसके बाद वहां की स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी संगीत, कल जैसा मैंने कहा, प्रोटेस्ट महदूद थी सिर्फ लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन अभी ये है कि यानी एलए के प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में मल्टीपल जगहों पे प्रोटेस्ट जो है वो आज जो है देखने को मिली है। यानी अभी अब तो जाहिर है कि वहाँ लेट नाइट हो गई है, लेकिन दिन भर जो है वो प्रोटेस्ट होता रहा और तमाम और जगहों पे प्रोटेस्ट जो है आज कॉल किए गए थे इनसॉलिड है। इनफैक्ट हमारे पास एक मैप है, 8 नंबर प्लीज चलाएं। ये उन लोकेशंस का है जहां प्लान प्रोटेस्ट जो है वो हुए हैं आज के दिन में। और इससे देख के लग अच्छा। रहा है कि जो दोनों तरफ यानी ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, अमेरिका के जो दोनों कोस्ट हैं, वहां पे प्रोटेस्ट जो है वो कॉल किए गए हैं। ये सारे के सारे मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं, लिबरल सिटीज हैं, मोस्टली डेमोक्रेट, या तो डेमोक्रेट सिटीज हैं, या अगर स्टेट्स भी हैं, कई जगह रिपब्लिकन स्टेट हैं तो शहर जो है वो डेमोक्रेट लीनिंग है। तो आप देख सकते हैं वेस्ट कोस्ट पे सियाटल, पोर्टलैंड, मेडफोर्ड, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस, फर्दर लॉस वेगास और सेंटा फे में भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ईस्टर्न कोस्ट पे तो कोई टाउन ही नहीं बचा बड़ा जिसमें नहीं हो रहा, चाहे न्यूयॉर्क हो, बॉस्टन हो, फिलाडेल्फिया हो, कोस्ट के पास ही शैडलॉट हो, एशविल हो, रेले हो, जैक्सनविल हो, और फर्दर इंटीरियर में शिकागो, डेट्रॉइट, यानी सारे के सारे जो लिबरल अमेरिका के शहर हैं विच आर नोन फॉर द लिबरल पॉलिटिक्स एंड मिक्स पॉपुलेशन, वहां पे आज जो है प्रोटेस्ट कॉल की गई। हर जगह पे ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन ये प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं हुए हैं। वायलेंट दो ही जगह पे, जहाँ एलए में, जहाँ ऑलरेडी 3 दिनों से वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ। और उसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में कल की तुलना में आज प्रोटेस्ट जो है वो थोड़े ज्यादा वायलेंट रहे। बट एलए में कल की तुलना में आज प्रोटेस्ट थोड़े कम वायलेंट रहे। तो जो एपिसेंटर है वहां पे मेरे ख्याल से इट इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम, और मे बी इसलिए भी क्योंकि आज वर्किंग डे हो गया। तो अमेरिका में जनरल प्रोटेस्ट का ये कल्चर होता है कि वो वीकेंड दर वीकेंड जो है उसमें इजाफा होता है, और फिर वीकडेज में वो थोड़ा पैटर आउट कर जाता है, पर प्राइमरली बिकॉज पीपल हैव टू गो ऑफिसेज एंड अर्न मनी। बट सैन फ्रांसिस्को में जो प्रोटेस्ट के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुआ था वो आज जो है वो कल की तुलना में ज्यादा वायलेंट रही है। तो ये अपडेट है। और कल से जो एक नया अपडेट ये है कि कल जब हम लोगों ने वीडियो, जब मैंने वो वीडियो किया था उसके बाद उसमें ये बात हुई थी कि नेशनल गार्ड्स जो है उसको भेजा जा रहा है। ट्रंप नेशनल गार्ड्स भेज रहे हैं, और वो गार्ड्स जो हैं वो वहां पहुंच गए हैं ऑलरेडी। 3,000 की संख्या थी उनकी, आज वो नंबर बढ़ के 4,000 पहुंच गया है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है, और जो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि इट इज अटरली प्रोवोकेटिव, जिसको लेके हो सकता है कि चीजें और गड़बड़ हों, वो ये है कि आज रेगुलर फौज, ये मैं यहाँ दर्शक को थोड़ा सा समझा दूं कि नेशनल गार्ड जो होती हैं वो जाहिर है कि जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको डिप्लॉय कर सकती है। लेकिन नेशनल गार्ड एक परमानेंट यूनिट नहीं होता, उसके जो सैनिक होते हैं उनके अलग डे जॉब्स होते हैं, और कोई विकट स्थिति आती है तो उनको कॉल किया जाता है। लेकिन मरीन्स जो है वो स्टैंडिंग फोर्स है, वो प्रॉपर जिसको आप कह सकते हैं फौज है। तो मरीन को जो है डिप्लॉय किया गया है, करीब करीब 700 का नंबर दिया जा रहा है, कुछ तो 900 भी कह रहे हैं, पर इसी दरमियान में मरीन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। इतनी यानी ये हर दिन नहीं होता कि ये जो स्टैंडिंग आर्मी जो अमेरिका की होती है वो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए, उसको यानी स्टॉम्प करने के लिए
डिप्लॉय की जाए। तो ये बहुत बड़ा जो है एक डेवलपमेंट है। शाही साहब, ये हिंसक कैसे हो गया, जिसके बाद ये सारी चीजें, हम सबसे पहली चीज इसको एड्रेस करते हैं, ये वायलेंट कैसे हो गया प्रोटेस्ट? देखिए संकेत, इसमें टाइमलाइन बहुत क्लियर है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये डिप्लॉयमेंट तब हुई है जब ये हिंसक हो गई, बट ऐसा है नहीं। टाइमलाइन जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने तरफ से दिया था। उसको एक समराइज किया है एक किसी उसने जर्नलिस्ट ने, सॉरी लॉयर है वो। 5 नंबर चलाएं प्लीज। उन्होंने वो समरी एक बना दी है और उस समरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हाउ इट हैपेंड। तो उनके हिसाब से देख लें टाइमलाइन। टू बी क्लियर, हियर इज व्हाट इट इज हैपनिंग। ही इज रेफरिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, उसको वो छोटा करके बता रहे हैं कि वो पूरा आर्टिकल है। टू बी क्लियर, हियर इज व्हाट इज हैपनिंग। डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑर्डर्स आईसीई, जो इमिग्रेशन एंड कस्टम अथॉरिटी हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, इन्फोर्समेंट एजेंट्स हैं, उनको उन्होंने ऑर्डर किया टू अरेस्ट पीपल इवन विदाउट जुडिशियल वारंट। अव्वल तो जुडिशियल वारंट पे ही अरेस्ट करना जो है वो एक ग्रे एरिया में आता है कि जुडिशियल वारंट एक अलग चीज होती है। जुडिशियल वारंट ये होता है कि जिसमें आपको उनको लेके इमीडिएटली प्रेजेंट करना होता है जुडिशरी के पास में, लेकिन वो चीज वो नहीं कर रहे थे। उनको उठाते थे और जो डंजियंस हैं उसमें डाल देते थे, जो जेल बनाए हैं, जो कैंप बनाए हैं। तो उसकी लीगल वैलिडिटी ही कमजोर थी। अब उससे भी आगे बढ़ गए, बिना वारंट के ही लोग उठाए जा रहे थे। फिर कहा पीपल सी दिस वायलेशंस ऑफ देयर राइट पीसफुली प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। एलएपीडी जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट है कंफर्म पीपल प्रोटेस्टेड पीसफुली, ये उनके अपने बयान है एलएपीडी के, एज इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ट्रंप फैब्रिकेट्स क्लेम ऑफ वायलेंस, डिप्लॉयज नेशनल गार्ड, fascists escalate violence to justify their existence. That's what Trump is doing. Don't fall for it. Stand with our neighbors against the tyranny. अभी वो नीचे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वायलेंट प्रोटेस्ट जो हुआ वो नेशनल गार्ड के आने के बाद हुआ, जिसको लोगों ने प्रोवोकेशन की तरफ देखा। यानी ट्रंप को एक, जिसको हम लीगल जबान में कॉसस बेलाई कहते हैं, उसको वो क्रिएट करना था। उसने वो कॉसस बेलाई अपने से क्रिएट किया। While the protests were not violent, national guards were deployed. उसके भी अपने लीगल पहलू, अभी हम उस पर आएंगे कि वो कैसे इलीगल है या एटलीस्ट क्वासी लीगल है सिर्फ। और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंस में टर्न हुआ। एक चीज वो हुई। दूसरी ये कि कुछ यूनियंस जो लोकल हैं वो प्रोटेस्टर के सपोर्ट में आए। उन यूनियन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। जब उन यूनियन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया तो ये प्रोटेस्ट जो है उसने अपना वायलेंट स्वरूप जो है वो ले लिया। स्पेशली जो वहाँ एक बहुत फेमस यूनियन लीडर हैं डेविड हुएर्ता। डेविड हुएर्ता को गिरफ्तार किया गया उनको, लेकिन कल रात जो है $50,000 के बॉन्ड पे उनको रिहा किया गया है। डेविड हुएर्ता को जब गिरफ्तार किया गया तो ज्यादा वायलेंट ये हुई और ये मास लेवल पे फैलने लगी, क्योंकि फिर लेबर यूनियन ने अपने सिस्टर लेबर यूनियंस को दूसरे शहरों में बोला कि अब आप प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। जब अब चूंकि आप इनको आज बेल पे रिहा कर दिया गया, तो यही रीजन है कि एलए में आज के प्रोटेस्ट जो है, इवन दो उसका वायलेंट था, प्लस उसकी जो उसको जो क्वेल किया गया वो भी वायलेंट था, बट लेसर इन इंटेंसिटी देन यस्टरडे। शाही साहब, ये तो आपने बता दिया कि आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे जो उनकी इमिग्रेशन और कस्टम्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई है वो उसके पीछे था। और उसके बाद जब आंदोलन हो रहा था और आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को क्रश करने की कोशिश की, तो उसमें जो नेशनल गार्ड्स आए, इस वजह से भीड़ उग्र हो गई। और फिर उसके बाद फिर अब फौज भी आई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये देखिए ये फेडरल वर्सेस स्टेट का भी एक मामला है जो वहां पर बहुत तेजी से चल रहा है, तो कैलिफोर्निया के गवर्नर वो ट्रंप के खिलाफ किस तरीके से आ गए हैं और क्या कह रहे हैं? देखें, ये जिसको कहते हैं ना कि दिस वाज अ बैटल वेटिंग टू हैपन, मतलब वो आप अगर ट्रंप के पॉलिसीज को देखें तो उनके हिसाब से, उनके जहनियत के हिसाब से इससे परफेक्ट जगह क्या हो सकती है कि जहां पे उनको ब्रूट पावर इस्तेमाल करने को मिल जाए, जो वो कर रहे हैं मरीन्स और नेशनल गार्ड के लिहाज से। और आपको याद होगा कैंपेन के दौरान, इनफैक्ट हम लोगों ने उसका प्रोग्राम भी किया था कि वो शिकागो और
ये जो एलए है, इनको जो खासकर डेमोक्रेट डोमिनेटेड सिटीज है उनको वो सैंक्चुअरी सिटी कहते हैं। सैंक्चुअरी सिटी से उनका मुराद ये है कि ये यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं और जो नए इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको ये छुपा के रखते हैं, तो यानी वो सैंक्चुअरी प्रोवाइड करते हैं। तो सैंक्चुअरी सिटी का उन्होंने नाम दे दिया। तो अब उनके पास एक मौका है वन ऑफ दो सैंक्चुअरी सिटीज में अपने ब्रूट फोर्स का यानी आर्मी का इस्तेमाल करने का। तो वो ये मौका क्यों जाने देंगे? पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी की अगर बात कर ले तो उनके लिए ये जो है सही मौका है। दूसरी तरफ अगर आप गैविन न्यूज़ॉम को देखें, जो गवर्नर है वहां पे, ये उभरते हुए सितारे हैं। डेमोक्रेट पार्टी के बाज लोग ये कह रहे हैं कि अगले बार हो सकता है कि ही विल बी द प्राइमरी चैलेंजर टू हुएवर इज द रिपब्लिकन नॉमिनी, हुएवर इज द सक्सेसर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक जिसको कहते हैं कि एक इमेज इस तरह से बनाई थी। हैविंग सेड दैट, ट्रंप के आने के बाद पिछले 4-5 महीनों से ये अपीजमेंट में लगे हुए थे। इनको ये लग रहा था कि अपीज करके ये बच जाएंगे। ये मतलब थोड़ा सा ये उसी तरह का है जिस तरह से तरूर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरूर बनने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू किया। उस पॉडकास्ट में गेस्ट किसको बुला रहे थे? तो जो मागा क्राउड के जो मेल लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के आइडियोलॉग्स हैं, जैसे चार्ली कर्ट को बुलाया इन्होंने, स्टीव बैनन को बुलाया। और ये नागवार गुजरा एक्चुअली जो बेस था, उसको कहा भी ये टाइम है हेड ऑन लड़ने का और तुम इसमें मिक्स सिग्नल दे रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि नहीं हम इनको बुला के जानना चाहते हैं कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो, इस तरह की चीजें ये जिसको कहते हैं ना लिजलिजा जो है कुछ कर रहे थे। लेकिन अब लड़ाई आर पार की हो गई है, क्योंकि वो लिजलिजापन, वो अपीज करना जो है वो काम ना आया और इन्होंने पहले नेशनल गार्ड और फिर उसके बाद उन्होंने मरीन्स को अब भेज दिया। तो अब ये लड़ाई हो रही है। अब ये बिल्कुल इन्होंने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न ऐसा ले लिया कि अब ये चैलेंज कर रहे हैं डिफेंस सेक्रेटरी जो पीट हेग्सेथ हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार करो इसको। गवर्नर को बोला कि भेजो, आओ हम बैठे हुए हैं, गिरफ्तार करके दिखाओ। तो अब मतलब उस चैलेंज में वो हीरो बनना चाह रहे हैं कि अगर इस वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इनकी क्या पॉपुलैरिटी जो है वो डेमोक्रेट्स में जो है कैसे शूट कर जाएगी सडनली। कि जो 4 महीने पिछले 4 महीनों के गुनाह थे इनके वो माफ कर दिए जाएंगे, धुल जाएंगे। तो दोनों इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। जो लीगल आयाम है वो अपनी जगह है, बट पॉलिटिकली एटलीस्ट ये दोनों जो है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं अपने पॉलिटिक्स को चमकाने। शाहिद साहब देखिए, ये बात आप कह रहे हैं कि अब वहां के जो पब्लिकेशंस हैं वो भी ये बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्स भेजी और उसके बाद प्रोटेस्ट उग्र हो गया। बट द पॉइंट इज, प्रोटेस्ट उग्र हुआ, पुलिस की गाड़ियां जली, तोड़ फोड़ हुई, हिंसक भीड़ हुई। तो ये पता चल रहा है कि ये भीड़ में हिंसक कौन हुआ, क्योंकि देखिए दिस कैन बी नोबडीज केस टू जस्टिफाई वायलेंस। ये तो कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स भी इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हिंसक कैसे हुआ? जी बिल्कुल, जो आपने कहा वो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट बार बार गेविन न्यूज़ॉम का जो बयान है, या जो मेयर हैं एलए की कैरन बास, वो कैरन बास और ये दोनों जो है बार बार बयान देकर मजम्मत कर रहे हैं जो वायलेंस हुई है। लेकिन एलएपीडी का जो अपना बयान है उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि शहरी लोग जो बेसिक प्रोटेस्टर्स हैं वो वायलेंट नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो हर प्रोटेस्ट में वायलेंट होते हैं और वो इसमें अब शामिल हो गए हैं, तो वो इसके मौके का फायदा उठा रहे हैं। एलएपीडी का अपना बयान है, कल उसके पुलिस चीफ का बयान था। लेकिन इसमें बात जो है वो लीगैलिटी की है। लीगैलिटी की बात ये है कि एलएपीडी जो है वो 100% कैपेबल था इसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए अभी तक किसी की मौत नहीं हुई, किसी पुलिस की मौत नहीं हुई। तो ऐसा क्या हो गया कि सडनली आपको नेशनल गार्ड और मरीन्स बुलाने पड़े? यानी वो पॉलिटिकल डिसीजन है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा तो वायलेंट नहीं था कि इसमें लोग मारे गए कि भाई पुलिस को मार दिया कि अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो ये क्वासी लीगल टेरिटरी में आता है। क्वासी लीगल टेरिटरी में ऐसे आता है कि द लास्ट टाइम national guards were deployed without the express permission from the reigning governor was as back in 1965, जब लॉर्ड बी जॉनसन ने अलाबामा में नेशनल गार्ड्स भेजे थे कि उस समय जो सिविल राइट मूवमेंट्स हो रही, सिविल राइट मूवमेंट को कुचलने के लिए, जो ब्लैक मूवमेंट था उसको कुचलने के लिए अलाबामा के गवर्नर और तमाम लोग जो वहाँ वाइट्स थे वो उसको कुचलने के लिए फोर्स भेज रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए
लॉर्ड बी जॉनसन ने 1965 में, दैट इज द लास्ट इंस्टेंस वेयर सच अ फोर्स वाज सेंट विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द रेनिंग गवर्नर। लेकिन वहां पे रेनिंग गवर्नर जो था वो कानून के अगेंस्ट में था, वो साथ दे रहा था रेशियल, जो रेसिस्ट बाइगोटेड व्हाइट क्राउड थी उसको मदद कर रहा था, तो इसलिए भेजी। द लास्ट टाइम सेंट्रल फोर्सेज वे डिप्लॉयड वाज इन 1992। तब भी रिपब्लिकन पार्टी थी, पिता बुश जो हैं उस समय सदर थे, उन्होंने भेजा था ये, तब भी एलए में ही भेजा था, तब भी कैलिफोर्निया में ही, और दंगे हुए थे, उसको सप्रेस करने के लिए भेजा था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि क्वासी लीगल क्यों है, क्योंकि उस बार गवर्नर और मेयर का परमिशन लिया गया था। सो द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू कि इसकी लीगैलिटी क्या है, क्या आप मेयर और गवर्नर के परमिशन के बिना आप डिप्लॉय कर सकते हैं। जॉर्ज बुश ने 1992 में लास्ट टाइम डिप्लॉय किया था, इसी शहर में किया था, लेकिन उस जमाने में भी ये डेमोक्रेट सिटी था, डेमोक्रेट स्टेट था, लेकिन उनके गवर्नर और उनके जो मेयर थे उन्होंने एक्सप्रेस परमिशन दी थी इनके डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये लीगल मामला फंस रहा है। इन्होंने केस कर भी दिया, इनफैक्ट कैलिफोर्निया ने कोर्ट में केस कर दिया है इसके लीगैलिटी को लेके। और मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा इनका वो जो एक्ट है जिसके अंतर्गत इन्होंने इसको डिप्लॉय किया है। एक चीज है आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो ऐसा पुराना कानून कोई निकाल के लाते हैं, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन लाते हैं जो कम से कम 150 साल पुरानी है, जो आपने देखा टैरिफ के केस में। तो मैं पढ़ रहा था कि इसमें बड़ा एक्सप्रेस ऑर्डर है कि फौज जो है वो डोमेस्टिक सप्रेशन के लिए यूज नहीं की जा सकती है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट एक वहां पे कंडीशन है, अगर देयर इज अ डोमेस्टिक इंसरेक्शन, अगर गदर हो जाता है तो उस गदर के दमन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ट्रंप ने इसको गदर के रूप में नहीं लिया है, क्योंकि अगर वो इसको गदर कहते, अगर वो इसको, आप सोचे ना, अगर वो गदर कह देंगे तो उनकी क्या स्थिति हो जाएगी। लोग बोलेगा कि यार अमेरिका में जहां तक गदर नहीं हुआ वहां तुम्हारे टाइम में गदर हो। दुधारी तलवार है ना। लोग ये कहेंगे इसका मतलब आपका यू आर लूजिंग कंट्रोल, गदर कैसे होगा? बिकॉज इफ यू इन्वोक इंसरेक्शन एक्ट व्हिच मींस देयर इज एन इंसरेक्शन, दैट इज व्हाई यू हैव इन्वोक्ड दैट, एज सिंपल एज दैट। तो ये दुधारी तलवार है कि अगर आप ये लगाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो इस कंट्री में तो इंसरेक्शन हुआ ही नहीं है 175 साल से, तो भाई फिर किस चीज का इंसरेक्शन? तो ये चीज यहाँ पे, अगर आप उसको नहीं डिप्लॉय करते हैं, अगर आप इंसरेक्शन क्लॉज नहीं लगाते हैं, देन इट इज नल एंड वॉइड। तो अब कोर्ट में चल रहा है। सबसे हास्यास्पद बात ये हुई कि कल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेग्सेथ, उन्होंने डीओडी के लॉयर्स को बुलाया अपने कमरे में और उनसे पूछा कि भाई इसकी लीगैलिटी बताओ। तो जो उनके डिपार्टमेंट के लॉयर थे उसने कह दिया कि भाई इलीगल है, तो उसी समय उनको सस्पेंड कर दिया सारे एडवाइजर को। तो मतलब ये स्थिति अमेरिका में अभी बनी पड़ी कि मेरी जैसी बात कर दो, नहीं तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। समझ गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शाही साहब, ये जो आपने दो चीजें बताई और हमारी ऑडियंस जो नहीं यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सिस्टम से परिचित है, यहाँ पर दो मुख्य रूप से सेंट्रल फोर्सेस का प्रयोग, तीन फोर्सेस का प्रयोग किया गया है ट्रंप द्वारा। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बिल्कुल वैसी कोई स्थिति है या हो सकती है जैसे कि केंद्र में एक सरकार है और केंद्र की एजेंसियां हैं, और उसके बाद कुछ कार्रवाई विपक्ष के एक राज्य में हो रही है जिसमें विपक्ष की पुलिस कुछ कह रही है, लेकिन आपकी केंद्र की एजेंसी वहां आकर के कुछ कदम उठा देती है जस्टिफाई करने के लिए। अब इसमें जो तीन मुख्य रूप से केंद्र यानी कि ट्रंप के केंद्र की जो जिसे मरकज कहा जाता है, मरकज की जो एजेंसीज हैं, वो एक है आपकी ये इमिग्रेशन और कस्टम वाली आइस पुलिस, आईसीई, जो इमिग्रेंट्स को उठा करके हटा रही थी। ये एक सेंट्रल एजेंसी है। सेंट्रल एजेंसी नंबर 2 है नेशनल गार्ड और सेंट्रल एजेंसी नंबर 3 है मरीन्स यानी कि फौज। मैं चाहूंगा शाही साहब दर्शकों को अच्छे से समझाने के लिए इन तीनों एजेंसीज, इनमें कौन कौन होते हैं और इनका फंक्शन क्या क्या होता है, उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। जी, आईसी जाहिर है कि जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, तो इनका काम है कि हालांकि मेनली इनका काम होता था कस्टम्स का इन्फोर्समेंट,
लेकिन आजकल इमिग्रेशन वाले पार्ट पे ज्यादा जोर जो है वो पड़ रहा है जब से ट्रम्प जो है आए हैं। ट्रम्प तो आए। ये रेड करते हैं, हाँ ये रेड करते हैं, ये इमिग्रेंट्स को उठाते हैं, उनको जेल में भरते हैं या उनको जो डंजियंस में फेंक देते हैं या उनको डिपोर्ट करते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी आईसीई की होती है। आईसीई स्टेट के परमिशन से आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उसको परमिशन ग्रांट ना की जाए। जैसे आपको याद होगा जब सेंट्रल एजेंसीज का यूज मोदी गवर्नमेंट करती थी, तो कई पिछले साल आपने देखा होगा कई जो स्टेट्स थे उन्होंने अपने अपने यानी असेंबली में एक लॉ पास करवा के कहा था कि पहले जो एक्सप्रेस परमिशन होती थी कि आप आके कर सकते हैं, अब उनको रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा। बंगाल ने भी किया था और भी विपक्ष के कुछ कुछ स्टेट्स ने किया था। तो उसी तरह का एक काम जो है अब यहाँ भी होना शुरू हो गया है, जहां पर स्टेट्स कह रहे हैं कि आपको परमिशन लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि आप कौसी इलीगल टेरिटरी में। दूसरा है नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड जैसा मैंने बताया मुसल्ला फौज नहीं है, यानी वो साल भर जो है खड़ा नहीं होती है। उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अलग अलग डे जॉब्स होते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो उसमें नेशनल गार्ड्स को बुलाया जाता है और शाही उनको साहब, डिप्लॉय किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी 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 विचित्र फौज, लोगों का एक हुजूम जो दिन में कुछ और काम करता है और रात में फौज बन जाता है, ऐसा मॉडल क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं है। इस वजह से इस पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि ये वहां की ट्रंप प्रशासन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की ये क्या स्कीम है या क्या एजेंसी है कि जिसमें आप दिन जी में कुछ और करें और शाम तक आप पुलिस बन जाएं। जी, देखें फेडरल ये जो जिसको नेशनल गार्ड्स कहते हैं ना, इसका उपयोग बहुत कम होता है। जैसा मैंने बताया कि कानून इस तरह से है कि डोमेस्टिक इंसरेक्शन वगैरह के अलावा इसका आप यूज तो कर नहीं सकते। आप इनका यूज जनरली होता है आपदा में, कि कोई साइक्लोन आ गया, कोई कुछ इस तरह से आ गया, तो उस समय इनको भेजा जाता है काम करने के लिए। तो इनको मुसल्ला रखना मतलब साल भर 365 दिन, इट विल बी हेवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। तो एक्सचेकर को हेवी बर्डन से बचाने के लिए मॉडल बनाया गया। टेक्निकली स्पीकिंग ये जो गार्ड्स होते हैं वो उस स्टेट की प्रॉपर्टी होते हैं जिस स्टेट के होते हैं। अगर तो ये कैलिफोर्निया के जो नेशनल गार्ड हैं एक्चुअली वो कैलिफोर्निया स्टेट के हैं। दैट इज वाई सेंटर नीड्स, यानी ट्रंप नीड्स द एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम गवर्नर। उसको वो तो इसलिए ये लीगल मामले में फंसा हुआ है। नहीं तो कंट्रोल फिर जरूर उसको आप जो सेंटर करेगा। एक सेकंड शाही साहब, आप जो बात बता रहे हैं इस हिसाब से तो ट्रंप इनको ला ही नहीं सकते हैं, उनको तो परमिशन नहीं ला लेनी सकते, पड़ेगी। एग्जैक्टली तो इसलिए और तो फिर कोर्ट भी में इन्होंने केस ऑर्डर दे इन्होंने दिया। डाला है, दे दिया है। इसलिए तो कोर्ट में केस डाला गया है कि भाई इसमें है क्या। अगर तो या तो तुम इंसरेक्शन इन्वोक करो तो फिर तो राइट जो स्टेट के राइट है मुलतवी हो गए। लेकिन अगर तुमने इंसरेक्शन इन्वोक नहीं किया तो फिर यू आर बेसिकली वो राइट्स को आप उसका हनन कर रहे हैं। अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर लाइक इन इंडिया इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो आप अगर सेंट्रल फोर्सेस डालते हैं तो आप परमिशन लेते हैं ना यहाँ स्टेट में। वही चीज है वहां। देखिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्हीं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के उससे बना है, स्ट्रक्चर से बना है। हाँ। तो वो आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ पे आपको वो चीज नजर आ रही है, बिल्कुल सिमिलर जो है आपको क्लॉजेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। पर ये तो और विचित्र तीसरा है, ऑफ कोर्स बहुत ही विचित्र है। मतलब मैं देखिए अभी मरीन्स पर और फौज पर मैं आऊंगा, लेकिन आप एक ऐसी फोर्स को डिप्लॉय कर देते हैं जिसका हक आपके पास नहीं है या जिसके लिए नहीं, आपको इजाजत किसी और से लेनी है। और कहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल है क्योंकि ये मामला कोर्ट में फंसा या इस पर पेचीदगी आई तब आपने फौज ला दी? हाँ नहीं, अब नहीं तो फौज वाला तो और मुश्किल है, क्योंकि देखें गार्ड्स वाले में तो कम से कम एक पुराना एक आपके पास एक जिसको कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि लीगली कोई चीज जो है वो क्लैरिफाइड नहीं होती है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी इंस्टेंसेस होते हैं जिससे आप साइड करते हैं। ये भी हमारे यहाँ ट्रेडिशन है ना, कोर्ट में हम लोग देखते हैं। तो आप कम से कम 1965 का, चलो ठीक है वो गुड फेथ में था, तुम बैड फेथ में कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट इफ दिस थिंग वाज डन इन 1965 तो एटलीस्ट आपके पास ये तो एक रास्ता है कि आप बोलेंगे 65 में तुम कुछ नहीं बोले थे जब हो रहा था। भाई मरीन के केस में तो हुआ भी नहीं है। उसके केस में तो मतलब लीगली भी आप दलदल पे हैं। पर जैसा मैंने कहा कि देखें ये कॉन्फिडेंस ट्रंप को इसीलिए है कि कोर्ट अल्टीमेटली हर कुछ जिस कोर्ट में जा रहा है वहां उनके हक में फैसला हो जा रहा है ना, तो वो उनको लग रहा है कि हमारे हक में फैसला हो जाएगा, हमको बस कुछ कर देना है, और वो इस पे जा रहा है। अच्छा,
यहाँ पे ये भी समझ लें कि ये एलएपीडी जो है, जो स्टेट, ये सब भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये कल लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कैसे वो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को इन्होंने जो है रबर बुलेट से उस पे वो एलएपीडी गोली की मारी पुलिस है। थी। एलएपीडी की पुलिस थी, हाँ, एलएपीडी वो की तो हमने पुलिस। देखा। वो नाइन नाइन हाँ, न्यूज तो चैनल की एक रिपोर्टर हैं, ये एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रही थी, वो एग्जैक्टली गोली एग्जैक्टली दाग दी। लॉरेन तोमासी उनका नाम है। और ये मिस्टेक से नहीं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो को जब आप ब्रेक करके एम देखेंगे, लेके। वो जानबूझ के एम लेके उसको किया गया। देखिए, एक चीज होती है इस पे संकेत, मैं चाहूंगा कि दर्शक जो है उसको गूगल करें। एक चीज होती है जिसको बोला जाता है इंपीरियल बूमरैंग। ये एक जिसको आप कह सकते हैं फिलोसफिकल थियरी है, जो बहुत फेमस फ्रेंच फिलोसफर हैं, हमारे दर्शक जानते होंगे, मिशेल फुको। फुकॉल्ट लिखा जाता है, क्योंकि फ्रेंच है तो फुको प्रोनाउंस किया जाता है। तो मिशेल फुको ने ये थियरी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि कोई भी पावर अगर वो इंपीरियलिज्म कर रहा है, तो वहां पे उसने जो हथकंडे अपनाए होते हैं, देर सवेर वो हथकंडा वो इंपोर्ट करती है, फिर अपने नागरिकों के दमन की। ये थ्योरी उन्होंने 1960s में दी थी कि ये जो फ्रांस है और ब्रिटेन है और इनके कॉलोनीज हैं, जैसे उन्होंने इंडिया में मैसेकर किया, तो तुम खुश हो, तो ये मत भूलना कि कल से ये जब वापस इंग्लैंड आएंगे तो वहां भी इस तरह का मैसेकर करेंगे, जिस तरह का ये करते थे आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो वही चीज अमेरिका का भी है। ये सारे क्राउड कंट्रोल टैक्टिक, ये एलएपीडी वगैरह बड़े उत्साह से बोलते हैं कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स करती है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रही थी, वो अब तुम अपने नागरिकों के साथ कर रहे हो। इसी को मतलब ये आज नहीं सोचे, आज से 70-80 साल पहले फिलोसफर्स ने इसका एक नाम दे दिया था, इंपीरियल बूमरैंग। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो है इसको गूगल करके पढ़ें। ये एलएपीडी, एनवाईपीडी, ये सब जो हैं बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वी आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द इजरायली डिफेंस फोर्स। करेक्ट। तो वो जो हथकंडे वहां आप फिलिस्तीनियों पे अपना रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर भी यूज होगा, और सही बात है। यूज हो रहा है। आज जो बिना वारंट के डिटेंशन हो रहा है, या आपने कभी अपने जिंदगी में सुना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि बिना डिटेंशन हो जाए, बिना उसके वारंट के? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो कॉलोनियल आउटपोस्ट है, इंपीरियल आउटपोस्ट है मिडिल ईस्ट में, वहां होने दिया, तो इट हैज कम बैक टू बाइट यू। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है ना कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से हम परमिशन लेकर के आए। सरकार ने बाकायदा अपने एक मंत्रालय से ये एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत अब ये चीजें हो रही हैं। अब वो ऑब्वियसली वो लीगली चैलेंज हुआ है। और जो इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है शाही साहब, वो ये है कि भाई अगर एक प्रदेश में, और वो भी अमेरिका जैसी जगह में, एक जगह पुलिस की गाड़ी आग के हवाले कर दी जा रही है, सुपुर्द खाक कर दी जा रही है, बहुत भारी वायलेंस हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तो ऐसे में उसको कंट्रोल करना और तेजी से कंट्रोल करने के लिए जो पॉसिबल कदम है, क्या वो नहीं उठाने चाहिए? क्या ये हक वहां पर सरकारों को प्रदान नहीं होता है कि वो इसको तुरंत क्वेल करने के लिए जो पॉसिबल कदम हो वो उठाएं? जी बिल्कुल, पर जैसा मैंने आपको टाइमलाइन बताया कि कदम तो आपके फोर्स के आने से उठे। फोर्स के आने से वायलेंट हुआ ना, वायलेंस के होने से फोर्स नहीं आई थी। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे बड़ी साफ नजर आ रही है। एक चीज है। दूसरी चीज है कि जब एक बार कैमरे में आपने देख लिया ना कि वो कैसे निशाना साध के रबर बुलेट मार रहा था उस जर्नलिस्ट को, तो आप सोचिए जो जहां पर कैमरा ऑन नहीं होगा वहां ये क्या कर रहे होंगे। सही बात है। तो जहनियत देखनी होती है कि फोर्सेस की जहनियत क्या है। तो इनकी जहनियत यही है, ये क्राउड कंट्रोल टैक्टिक वही करते हैं जो दूसरे कंट्रीज में करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ जो मैंने कहा इंपीरियल बूमरैंग, वो क्या गया। जो आपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाली बात की, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बता दूं इंडिया में क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ लॉर्ड मिनिस्ट्री है ना, वैसे वहां पे डीओजे। हाँ हाँ हाँ, मैं तो समझ गया। हाँ, सरकार सरकारी कुछ भी आदेश कर है। रहे। हाँ, सरकारी आदेश है वो, कि ये ना लगे कि जैसे कोर्ट ने उनको, कोर्ट में तो अभी मामला गया ही है। मैं समझ गया। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि ये सरकार यहाँ, यानी कि हाँ हाँ सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट, ट्रंप की सरकार का हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनका कानून, केंद्रीय कानून मंत्रालय डोनाल्ड ट्रंप का, जी उसका ये जी जी, लिया बिल्कुल हुआ बिल्कुल फैसला है। और इसी बिल्कुल बिल्कुल। फैसले के कि ये फैसला सही है या नहीं है,
अब ये मामला अदालत में है, और जब तक ये मामला अदालत में है उतने में लोगों को पकड़नी शुरू कर दिया था ये इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी बिल्कुल, ने, जिसको आईसीई बिल्कुल। पुलिस कहते हैं। और उसके बाद ये बवाल हुआ, तो फिर ट्रंप ने इस बवाल के चलते एक स्टेट पुलिस होने के बावजूद एक नेशनल गार्ड उतार दिए, जिसकी उनके पास खुद अथॉरिटी नहीं थी। और जब वो आया और उसमें हिंसा भड़की, तब फिर उन्होंने फौज उतार दी, मरीन्स उतार दिए, जो भी अब अदालत में जाएगा। तो पूरा मामला उस तरीके से जा रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके बेस पे ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके एकदम कोर में नीचे एक राजनीति या राजनीतिक मुद्दा है, और वो मुद्दा है इमिग्रेशन का। और जैसे कि आपने ये बताया, ये सब डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर जनरली इमिग्रेशन को लेकर के रिपब्लिकन्स का हमेशा ये कहना होता है कि यहाँ ढील दी जाती है, हिस्पैनिक पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग ज्यादा सेटल करते हैं, और उनको उनको संरक्षण भी प्राप्त होता है, ये भी आरोप है। तो आपको लगता है मुख्य रूप से अमेरिका की राजनीति में जो इमिग्रेशन का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप उठाना चाह रहे हैं, उसको वो सीधे डेमोक्रेट्स के घर में लेकर के गए और एक एग्जैक्टली, राजनीतिक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं? बिल्कुल। और आप देखें, डेमोक्रेट्स के लिए रास्ता आसान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाइडेन के 4 साल में जिस बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट जो है घुसाए गए हैं अमेरिका में, वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसका रिएक्शन होना ही था। डेमोक्रेट्स के साथ दिक्कत क्या है कि वो भी तो मूर्ख ही है ना, आइडियोलॉग हैं उसके भी, उनके आइडियोलॉग और उनके रिपब्लिकन आइडियोलॉग में बस फर्क यही है कि उनके आइडियोलॉग जो है वो बिगटेड हैं और इनके आइडियोलॉग बिगटेड नहीं है, लेकिन आइडियोलॉग तो हैं। इनके मोटी बुद्धि में समझ ही नहीं आता कि जनता क्या चाह रही है, ठीक है ना। अब सबको समझ में आ गया है कि आपने देखा जो हम लोगों ने सर्वे पे एक बार किया था कि कैसे 100 दिन, अभी जो 3 महीने हो गए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के उसमें गिरावट आ रही है, उसमें भी आपने देखा कि इमिग्रेशन के मुद्दे पर मोर और लेस उनका सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट, मतलब कम हुआ करेक्ट, था लेकिन बाकी मुद्दों की तुलना में उसकी एक्सेप्टेंस थी। तो ये एकदम तो सही। डेमोक्रेट को भी अब समझ में आ गया कि इट कैन नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द 4 years ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो बेवकूफाना हरकत जो है वो थी। लेकिन ये भी सही है कि ये उनके पास हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वापस से यानी अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए। ये ना भूला जाए कि वन ऑफ द प्राइमरी रीजन बिहाइंड सच अ बिग विक्ट्री फॉर डोनाल्ड ट्रंप इज 39% के आसपास हिस्पैनिक वोटर्स ने उनको वोट किया है। अगर इस तरह से दमन होगा और वहां पे डेमोक्रेट नजर आते हैं उनके साथ खड़े हुए, तो वो अपनी बेसिस को ये दोबारा कह सकते हैं अपने बेस को कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा रिडेम्पशन हमारे ही पास है, रिपब्लिकन पार्टी के पास नहीं है। एक ये मैसेज तमाम जो हिस्पैनिक कम्युनिटी जिस भी स्टेट में रहती है उसमें जाएगा। तो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ये डेमोक्रेट्स के पास भी, अगर न्यूज़ों में भी गिरफ्तार हो जाए तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट पार्टी के सितारे जो हैं वापस से बुलंदी पे उठ जाएंगे। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इसके अलावा किस तरीके से एक सिचुएशन को कंट्रोल करें, और कैसे एक अनीज अमेरिका में आती हुई दिखाई दे रही है, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को ये जो अनसेटल्ड अनीज ये जो हो रही है, इसमें इससे आपत्ति होने के बजाय उनको शायद ये एक अवसर की तरह दिखाई दे रहा है कि ये देखिए आप कितना बड़ा मैं पॉइंट प्रूव कर रहा हूं। अब 100 बात की एक बात ये है, शाही साहब के आपने तमाम प्रोग्राम सुने, जिसमें आप देखिए उनके पास क्या है दिखाने को अपने 100 150 दिन में। क्या कर लिया उन्होंने, क्या हासिल कर लिया? क्या महंगाई कम कर बिल्कुल, दी? क्या उन्होंने मतलब सब जगह से तो लड़ पड़े, अपने अपने चहेते इलॉन मस्क से भी लड़ पड़े, किसी देश में वो शांति नहीं कर पाए, और इस वजह से अब वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो जो चीज उन्होंने पकड़ी वो कोई चीज नहीं हुई है। तो अब ऐसे में इमिग्रेशन वाले मुद्दे पर और ज्यादा सख्ती, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तो अपना बोला हुआ वादा पूरा कर रहा हूं, और उससे अपनी राजनीति चमकाना, ये शुरुआत है। जैसे कि शाही साहब बता रहे हैं, अभी आंदोलन और जगह भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट और जगह भी हो रहे हैं। फिलहाल वहां पर एक अनीज है, सेंस ऑफ अनीज, लेकिन ये पूरी तरीके से मामला निपटा नहीं है। तो अदालतें क्या बोलेंगी और सड़क पर क्या होगा, वो सारी जानकारी आप तक लेकर के आएंगे। शाही साहब,
बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका भी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।